1 2 3 4 5 6 7 अटैक से होने वाली जो मौतें हैं उनमें 85% जो मौतें हैं वो घरों में हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी के बाद हम आते हैं कि हमें शाउट फॉर हेल्प या फिर मदद के लिए चिल्लाना है। और अस्पतालों तक जब पहुंचता है मरीज तब तक तो अधिकतर तो ख़त्म ही हो जाते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर हमको BLS शुरू कर देना चाहिए। आपने कई ऐसी खबरें सुनी होंगी कि अरे शर्मा जी को क्या हो गया, कल तक तो वो ठीक ही थे, अचानक से दुनिया से चले गए। आपने ऐसी खबरें भी देखी होंगी कि अरे वो तो जिम कर रहा था, अचानक से कैसे उसको हार्ट अटैक आ गया। आपने ये भी देखा होगा कि रेस्टोरेंट में कोई खाना खा रहा है और खाना खाते खाते उसकी जान चली गई। आपने ये भी देखा होगा कि दूल्हे की उस दिन बारात जाने वाली है और वो अचानक से हार्ट अटैक की वजह से उसकी जान चली गई। अचानक से जान क्यों जा रही है? और अगर हम बात करें आज के समय में तो ऐसी खबरें और आ रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि अचानक से कोई घबरा गया, गिर गया, उस स्थिति में जो दूसरे लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें समझ में नहीं आता, वो अपने आप में एकाएक खड़े रह जाते हैं। आपने ऐसे दृश्य कई फिल्मों में भी देखे होंगे कि अचानक से वहाँ पर कोई डॉक्टर आ जाता है और वो जान बचा लेता है। लेकिन सपोज दैट मानिए कि वहाँ पर कोई डॉक्टर है ही नहीं, तो आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए? इस पर आज हम नहीं बताने वाले हैं, बल्कि बताएंगे विशेषज्ञ कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसा होता क्यों है, इसे क्या कहते हैं। इस पर आज हम पूरे डेमो के साथ समझने वाले हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से डॉक्टर स्नेहलता दुबे, जो कि विशेष रूप से इसको लेकर के कैंपेन चलाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, सोसाइटीज़ में जाते हैं, लोगों को इसको लेकर के जागरूक करते हैं। तो उन्हीं से हम बात करेंगे। स्नेहलता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल लाइफ में। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं इसके बारे में किस तरीके से जो है लोग उस स्थिति में करें क्या, इसे आप कैसे समझाएंगी दर्शकों को? नमस्कार और धन्यवाद गिरिराज जी, जो आपने इतना इम्पोर्टेंट विषय चुना। और ये विषय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पे ये देखा गया है कि जो घरों में 80% और सार्वजनिक स्थानों पर 20% हार्ट अटैक होते हैं। कुल मिला के अगर हम ये माने तो 100% हार्ट अटैक जो होते हैं वो घरों और सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं, अस्पतालों में तो ना के बराबर होते हैं। और ये भी देखा गया है कि हार्ट अटैक से होने वाली जो मौतें हैं उनमें 85% जो मौतें हैं वो घरों में हो जाती हैं। इसीलिए हर व्यक्ति का, चाहे वो डॉक्टर ना हो, डॉक्टर के अलावा हर व्यक्ति का बेसिक लाइफ सेविंग जो स्किल है वो सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अगर घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ है या हमें रेलवे स्टेशन पे या अपने बस स्टैंड पर या एयरपोर्ट पे या मार्केट में, मॉल में, जिम में अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ होता है तो हम उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट दे सके और उसको हम जिंदा हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। लेकिन अभी आपने जैसा कहा कि जो हॉस्पिटल से पहले जो 80% वो घरों पर डेथ हो जाती है, पर हम तो आए दिन देखते हैं कि लोग हॉस्पिटल्स पर इसको लेकर के आरोप लगाते हैं, भाई हम तो लाए थे और जान चली गई। एक्चुअली क्या होता है, जैसे घर में कोई भी अगर गिरा, उसको हार्ट अटैक हुआ है, तो जब भी हम एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, कोई भी हम मदद बुलाते हैं, तो कितना भी कोई फास्ट आए 15 से 20 मिनट तो लगते हैं। और जब किसी के दिल की धड़कन रुकती है तो उसको जो सपोर्ट चाहिए, जो वो मतलब मिनटों में मिलना चाहिए उसको। 2 से 3 मिनट के अंदर हमको BLS शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि हम उसको ज़िंदा पहुंचा सके। और अस्पतालों तक जब पहुंचता है मरीज़ तब तक तो अधिकतर तो ख़त्म ही हो जाते हैं और या फिर उनका ब्रेन डैमेज हो चुका होता है। इसको आप जो भी दर्शक हैं हमारे, उनको किस तरह से आप डेमो के साथ समझाना ज़्यादा उचित समझ? बिल्कुल, डेमो के साथ समझाना ज़्यादा अच्छा होता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है, उससे अपने दिमाग पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो स्नेहलता दुबे जी से हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे जो है ट्रीट करना चाहिए अगर किसी के साथ भी ऐसा हो गया है। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको बारीकी से इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन में भी इस प्रकार की घटना सामने आ जाए, तो कम से कम आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको डेमो के साथ समझते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेहलता दुबे आज आपको ये बताऊंगी कि यदि घरों में या सार्वजनिक स्थलों पर हमारे सामने कोई व्यक्ति अचानक से नीचे गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है या फिर हमें गिरा हुआ मिलता है, तो हमें क्या करना है।
तो मान लीजिए कि कोई हमारे घर में ही कोई अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है, या फिर किसी सड़क पे या पार्क में हमें गिरा हुआ मिलता है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो होती है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी से हमारा मतलब ये होता है कि हम किसी को अगर बचाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को सेफ करें। उदाहरण के तौर पे यदि बीच सड़क पे हमें कोई व्यक्ति मिलता है और उस सड़क पे ट्रैफिक है, तो हमें सबसे पहले उस व्यक्ति को सड़क किनारे लाना है, जिससे कि यदि हम सड़क पे ही वो चीज़ चालू कर देंगे या हम उसका कुछ भी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, तो हो सकता है कि कोई दूसरी गाड़ी हमें टक्कर मार के चली जाए और एक व्यक्ति की जगह 2 व्यक्तियों को बचाने की ज़रूरत पड़ जाए। उसी प्रकार जैसे कि अगर कोई हाई टेंशन वायर से, हाई टेंशन तार से कोई चिपक गया है व्यक्ति, तो हमें उसको बचाने की कोशिश ना करते हुए सबसे पहले हमें बिजली वालों को फ़ोन करना है, जिससे कि पहले वो बिजली कट करें, उसके बाद ही हम उसको बचाने की कोशिश करें। तीसरा, यदि कोई आग में व्यक्ति फंसा हुआ है तो हमें सबसे पहले फायर वालों को फ़ोन करना है, आग बुझाने की कोशिश करनी है और उस व्यक्ति को बाहर लेके आना है, और वहाँ पर हमें जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है उसकी प्रक्रिया शुरू करनी है। कुल मिला के हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में ना डालें। तो सबसे पहली चीज़ होती है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी के बाद हम आते हैं कि हमें शाउट फॉर हेल्प या फिर मदद के लिए चिल्लाना है, क्योंकि जो भी हम प्रक्रिया करने जा रहे हैं उसको बचाने के लिए वो एक व्यक्ति के बस का काम नहीं होता है, वो टीम वर्क होता है। तो हमें जितनी मदद के लिए हम लोगों को पुकार सकते हैं उतना हमारे लिए और उस व्यक्ति के लिए अच्छा है। तीसरा होता है कि हमें मदद के लिए फ़ोन करना है। तो जैसे कि अगर हम मध्य प्रदेश में हैं तो 108 को फ़ोन करते हैं। मध्य प्रदेश में 108 का जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में है। तो जब भी हम 108 वाले को फ़ोन करते हैं तो हमें उसको लोकेशन बतानी है कि फ़लानी जगह पर कोई आदमी गिर गया है, तो कृपया आप वहाँ पर एम्बुलेंस भेजें। लेकिन चूँकि जो व्यक्ति गिरा है वो मान लीजिए कि वो ग्वालियर में है, लेकिन हमने जो फ़ोन किया है वो जो हेडक्वार्टर है वो 108 भोपाल में है, तो भोपाल वाला जो एम्बुलेंस वाले होंगे वो ग्वालियर वालों को गाइड करेंगे कि आप वहाँ जाइए। तो इस दौरान आपका एड्रेस ट्रेस करने के लिए ड्राइवर को हो सकता है आपसे फ़ोन पे बात करते रहने की ज़रूरत पड़े। इसीलिए जब भी हम फ़ोन करते हैं कभी भी हम अपना फ़ोन को बंद नहीं करेंगे, बल्कि उसको स्पीकर मोड पे ऑन करके रख देंगे, जिससे कि जब हम बेसिक लाइफ सपोर्ट किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो उसमें रुकावट ना आए और हम फ़ोन पे भी ड्राइवर से बात करते रहें। तो हमारी 3 चीज़ें हो गई। नंबर 1 हो गया हमारा कि हमने सीन सेफ्टी कर ली। दूसरा, हम मदद के लिए चिल्लाए, शाउट फॉर हेल्प। तीसरा, कॉल फॉर हेल्प होता है। अब चौथी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, अब हमें उसको देखना है, जो व्यक्ति हमारे सामने गिरा पड़ा है उसका हमें क्या करना है। तो हमारे शरीर को चलाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जो सबसे ज़रूरी होता है कि दिमाग, दिल चल रहा है कि नहीं और उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसका दिमाग चल रहा है कि नहीं, मतलब वो बेहोश है कि नहीं है। तो हमें उसमें उसके सामने से आके और उसको 2 बार थपथपाना है। जो भाषा वहाँ प्रचलित हो उस भाषा में, जिस जेंडर का वो हो कि हम उसको भैया, भाभी, अंकल, आंटी जो भी हम बोलना चाहें उस भाषा में उसको बोल सकते हैं। और अगर वो हमारी पहचान का है, हम उसका नाम जानते हैं, तो हम उसका नाम लेके भी पुकार सकते हैं। भैया आप ठीक हैं? भैया क्या हुआ आपको? इस तरीके से हमें 2 बार करना है। हमें उसको हिलाना डुलाना नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़मीन पे गिरा है तो हो सकता है कि उसकी कोई हड्डी में चोट लगी हो। अगर हम हिलाएंगे डुलाएंगे तो उसका फ़ायदा पहुंचाने की बजाय हम उसका नुकसान कर सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमको उसको सामने से पुकारना है। कभी भी हमें उसको पीछे से नहीं पुकारना है, क्योंकि ये हमारा एक प्राकृतिक रिफ्लेक्स होता है कि हमें कोई पीछे से पुकारता है तो हम मुड़ के देखते हैं। तो अगर हमने इसको पीछे से पुकारा, अगर हमने इसको यहाँ से पुकारा, तो ये पीछे मुड़ के देखने की कोशिश कर सकता है अगर ये होश में हुआ। और चूंकि ये गिरा हुआ है तो हमें नहीं पता, हो सकता है कि उसके जो गर्दन के पीछे की जो हड्डी है उसमें चोट लगी हो, वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट नसें निकलती हैं। अगर उनमें कोई डैमेज हो जाए गर्दन मोड़ने से तो उसकी बॉडी को पैरालिसिस होने का भी डर रहता है। इसीलिए हमें हमेशा सामने से उसको पुकारना है और झकझोरना नहीं है। अगर हमने 2 बार ऐसे किया और उसके बाद भी वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो हमने मान लिया कि ये बेहोश है। अब हम जो सबसे पहला काम करेंगे वो हम ये देखेंगे
कि इसका दिल धड़क रहा है कि नहीं और इसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। दिल धड़कने के लिए जब बेहोश होकर आदमी गिरता है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट नर्व जो होती है वो हम देखते हैं, जिसको हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। तो जो हमारे ये गर्दन की हड्डी है बीच की, ये यहाँ से अगर हम 3 उंगल इस तरफ जाएंगे, यहाँ हमें गड्ढा मिलेगा और यहाँ जब हम प्रेस करके देखेंगे तो हमें इस तरीके की नब्ज महसूस होगी। ये हमें दोनों तरफ मिलेगी। तो ये हम यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे, और यहाँ से अगर हमें जाना है तो हम ये ऐसे जाएंगे और ये हम महसूस करेंगे। जो व्यक्ति गिरा हुआ है तो उसकी ये जो गर्दन की नब्ज है, यहाँ से हम ऐसे जाएंगे और इसके यहाँ पर रख के हम इसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको महसूस करेंगे तभी हम अपनी गर्दन झुका के इसकी छाती देखेंगे कि ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं, यानी कि ये सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो हमने एक साथ इसके नब्ज को भी महसूस किया और इसकी सांस भी देख ली। ये दोनों काम 5 से 10 सेकंड में हो जाने चाहिए। अगर हमें 10 सेकंड में इसकी नब्ज नहीं मिलती है तो हमें समय बर्बाद नहीं करना है, हमें CPR शुरू कर देना है। अब हमारे पास 3 चीज़ें हो गई कि इसका दिमाग नहीं चल रहा है, ये बेहोश है, इसका दिल नहीं धड़क रहा है, इसकी सांस नहीं चल रही है। ऐसे व्यक्ति को बिना समय बर्बाद किए हमें CPR देना है। CPR यानी कि हमें आर्टिफिशियल तरीके से उसका दिल धड़काना है, क्योंकि अगर दिल नहीं धड़केगा तो उसके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, दिमाग का डैमेज हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। अब जो CPR करने का तरीका है वो क्या है? अगर वो उसकी सबसे पहले हमें उसकी छाती खोल देनी है और छाती के बीच में अगर हमें उसको दिक्कत हो रही है कि हमें कहाँ रखना है, तो ये जो 2 निप्पल होते हैं इनके बीच में हमको एक ऐसी हम लाइन ड्रॉ करेंगे अपने दिमाग में, और हमको बिल्कुल ठीक उसके बीच में जो भी हमारा डोमिनेंट हैंड है, यानी कि जिससे हम खाते हैं, लिखते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, डोमिनेंट हैंड होता है। जैसे कि मेरा लेफ़्ट हैंड डोमिनेंट है, तो मैं इस हाथ की जो ये हील है, जो इसका ये उभरा हुआ भाग है, इसको मैं इसके 2 निप्पल के बीच की हड्डी में ऐसे करके रखूँगी। ये मेरा फिक्स हो गया। उसके बाद दूसरा हाथ जो है उसकी उंगलियों से मैं इसको गूंथ लूँगी ऐसे करके। उसके बाद अब ये फेविकोल का जोड़ हो गया, ये हटेगा नहीं। अब हमें इसकी पोजीशन बनानी है, हमें उस व्यक्ति पे चढ़ जाना है, यानी कि हमें क्या करना है, जो मेरा कंधा है, जो मेरी कोहनी है और जो मेरी कलाई है, ये सब एक 90 डिग्री वर्टिकल होनी चाहिए लाइन, बिल्कुल ये सब हमने बिल्कुल लॉक कर दिया है। और दूसरा हाथ हमने ये रखा है, और ये हाथ बिल्कुल छाती से हमें दबा के नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा हमें ऊपर रखना है, और ये हमने किया है। अब हमें जो प्रेशर लगाना है वो हमें अपनी पीठ से लगाना है, पीठ से। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे दबाना है। ये मेरा हाथ नहीं मुड़ेगा ना हाथ हटेगा, हमें ये दबाना है और बिना हाथ हटाए इसको हमें ढीला छोड़ना है। फिर हमें दबाना है, फिर हमें करना है ये दबाना कितना है, हमें 5 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंच। और जो हमें स्पीड रखनी है वो कितनी रखनी है, हमें 1 मिनट में 100 से 120 बार। याद करने के लिए 1 मिनट में 120 बार और 2 इंच हमें दबाना है। ये जब हम दबाते हैं तो हमारा हार्ट दबता है, हार्ट दबता है तो वो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाएगा। जब हम ये छोड़ते हैं तो हार्ट भरता है, फिर दबाएंगे, फिर ब्रेन को ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी। ये वाली जो प्रक्रिया है ये हमें करनी है 1 मिनट में 120 बार। 5 सेंटीमीटर नीचे दबाना है, हाथ को हिलाना नहीं है। फेविकोल का जोड़ है ये, जो नीचे वाला ही चिपक गया है। और ये हमें कितनी बार करना है, ये हमें 30 के 5 सेट लगातार करने हैं। जैसे कि, और काउंटिंग हमें ज़ोर ज़ोर से करनी है। जैसे मैं एक काउंटिंग आपको करके बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अगर हमको सांस देना आता है तो 30 बार ये करने के बाद हम 2 बार सांस देंगे। सांस देने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इसीलिए हमने पहले बोला कि हमें मदद के लिए किसी को रखना है, क्योंकि मैंने 30 बार किया, मैं बहुत थक गई। तो हमारे साथ में जब टीम होती है तो हमारा जो वर्क होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो हमारे साथ में अगर कोई और भी है तो 30 बार हमने दबाया तो दूसरा जो व्यक्ति है वो इसको सांस देगा। सांस देने का क्या तरीका होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है। हमें इसका जो माथा है उसको नीचे करना है, इसकी नाक को बंद करना है और दूसरे हाथ से इसका मुंह खोल के और सांस देनी है। जब हम यहाँ से सांस देंगे तो छाती फूलती है। हमने 2 बार सांस दी, अगर इसकी छाती नहीं फूल रही है इसका मतलब है हमारे सांस देने का तरीका गलत है, तो हम सांस नहीं देंगे, हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। तो ये हमें 30 बार दबाना है। ऐसे 30-30 के हमें 5 सेट करने हैं। और अगर सांस भी दे रहे हैं तो 30 बार ये, 2 बार ये, 30 बार ये, 2 बार ये, 30 बार ये, ऐसे 5 सेट करने हैं 2 मिनट में। 2 मिनट से पहले हम व्यक्ति का असेसमेंट नहीं करेंगे, इसको हम रोकेंगे नहीं। अगर मरीज इस दौरान होश में आ जाता है तो वो खुद ही चिल्ला देगा, और नहीं तो अगर वो नहीं चिल्ला रहा है, हमें 2 मिनट लगातार करना है, 30-30 के 5 सेट। और उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर हम इसकी नब्ज देखेंगे, ऐसे करके वही 5 सेकंड। 5 सेकंड में अगर हमें इसकी नब्ज मिल जाती है इसका मतलब है कि उसका दिल धड़कने लगा है, तो उसको अब CPR की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें इसकी नब्ज नहीं मिलती है तो हमें फिर से यही प्रक्रिया शुरू कर देनी है। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक कि हमें कोई मदद ना मिल जाए एम्बुलेंस के रूप में, या हमारा व्यक्ति ये जो अस्पताल ना पहुंच जाए, और या फिर हम खुद बेहोश होकर ना गिर जाएं। कुल मिला के हमें डॉक्टर स्नेहलता दुबे जी ने हमें पूरा BLS को लेकर के विस्तार से जानकारी दी, CPR को लेकर के दी। जो भी वीडियो आपने देखा इस पर आपका क्या सोचना है और इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, या आपके मन में भी कोई सवाल है जो स्नेहलता दुबे जी नहीं बता पाई हो, तो उसे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अगली बार जब वो हमारे कार्यक्रम में होंगी तो उनसे हम सारे सवालों के जवाब उसमें जानेंगे। और जो भी आपका कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सरल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ सभी से एक अपील है कि सरल लाइफ को ज्वाइन विद थैंक्स बटन के द्वारा सपोर्ट भी कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। मुझे और डॉक्टर स्नेहलता दुबे जी को जी इजाज़त, नमस्कार।